हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप में अभी राय सर द्वारा इंग्लिश में सेंटेंस और टेंस के बारे में बेसिक कंसेप्ट को लेकर के आपके क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया गया है और ये उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आएगा। आपका एग्ज़ाम सीयूईटी का एग्ज़ाम हो या एसएससी एनडीए एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट पहुंचाने वाला है। इसलिए स्टूडेंट इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए और आगे क्वेश्चन आपके आसानी से लगने वाले हैं। इसलिए टीएनसी फैमिली आपके साथ है। वेलकम, थैंक यू। इसी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंटेंस और टेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस और टेंस का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर ये दोनों करना आप जान जाते हैं तो रीअरेंज द सेंटेंसेस बहुत ही इजी गोइंग हो जाएगा। यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दो ये और अरेंज द सेंटेंसेस, ये तीसरा, तीनों गलत हो जाता है। बहुत ध्यान से प्रॉपर सीक्वेंस में देखिएगा, बहुत इजी गोइंग होगा। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं सेंटेंस, उसके बाद टेंस के आधार पर सेंटेंस का जो फार्मूला हम आपको देने जा रहे हैं कैसे फिट बैठता है। सेंटेंस होता क्या है? शब्दों का एक समूह जिनसे कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अगर सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तो वह एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता। इसको और प्रॉपरली समझने के लिए आपको ये जानना होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कुल 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एसर्टिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इंपरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी और नंबर 5 ऑप्टेटिव। ये 5 सेंटेंस होते हैं। सब में सेंटेंस बनाते समय वर्ड्स को अरेंज करने का, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखने का अलग अलग फार्मूला होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जब किसी भी वाक्य से कोई काम होने या न होने का इंफॉर्मेशन मिले उसको हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। काम हो रहा है तो भी एसर्टिव, काम नहीं हो रहा है तो भी एसर्टिव। ही विल गो टू स्कूल, ये भी एसर्टिव है। शी विल नॉट डू हर वर्क, ये भी एसर्टिव। दोनों एसर्टिव। इसमें काम होने का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इसमें काम नहीं होने का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इस आधार पर इसका भी 2 टाइप हुआ, बंटवारा हुआ। तो बंटवारा प्रॉपर्टी का होता है। इसमें प्रॉपर्टी क्या है? काम होना और काम न होना। पहला सेंटेंस इसमें बना ये अफर्मेटिव, और दूसरा बना नेगेटिव। देख रहे? यानी हम जब एसर्टिव की बात करेंगे तो आप तुरंत समझेंगे कि यह बात अफर्मेटिव पर भी लागू होती है, नेगेटिव पर भी लागू होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? जब किसी भी वाक्य से कोई काम होने का इंफॉर्मेशन मिले वो अफर्मेटिव है, काम न होने का इंफॉर्मेशन मिले वो नेगेटिव है। ठीक है? इतना अगर समझ में आ गया तो अब देखिए शब्दों को हम किस क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को
अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स, उसके बाद फुल स्टॉप। बहुत ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स। इसी साथ हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अदर्स जब भी होगा तो लास्ट में होगा। ये अदर्स होता भी है, नहीं भी होता है। अगले वाले में आप इसको अंडरस्टूड मान के चलिएगा, बार बार इसको नहीं बताएंगे। अदर्स जो भी है लास्ट में ही होगा हर हाल में। टेंस के आधार पर कैसे इसको फिट किया जाएगा, जब टेंस बताएंगे तब आपको। अभी आप फार्मूले पर ध्यान दीजिए। पहला फार्मूला ये है। दूसरा, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं अफर्मेटिव के जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो किस सीक्वेंस में लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तब कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से आपको रिवाइज करना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये बेसिक फार्मूला है इसका। अब फोर्थ में देखिएगा, समरी। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा और कुछ नहीं। आप इन चारों में देख रहे हैं कि जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है और फुल स्टॉप है। इसमें अलग अलग तरह की तीन चीज़ें हैं, इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, फुल स्टॉप है। जिसमें अलग तरह की चीज़ है इसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब और फुल स्टॉप है। और जिसमें केवल तीन है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और फुल स्टॉप तो ही है। कहने का मतलब यह है कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक फुल स्टॉप का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे इसको कैजुअली लेते हैं, छोड़ दो, नहीं। आगे देखते। अब दूसरा, निगेटिव सेंटेंस। अभी हम बताने जा रहे हैं आपको नॉट और नेवर, इन दोनों का। नॉट देखिए, जब हम निगेटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाते हैं। बिना हेल्पिंग वर्ब के निगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता, नॉट वाला। तो इसका फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी, देन आफ्टर फुल स्टॉप।
कभी कभी कंडीशन ये आएगी कि ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप। इससे कम पर नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। ये नॉट वाला, मैं नॉट वाले की अभी बात कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें नॉट की जरूरत नहीं पड़ती है, नेवर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें नहीं होता है, कभी नहीं होता है, और कभी नहीं की यही इंग्लिश होती है। नेवर का यूज हम जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। आपने देखा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेवर का यूज किया जाता है। इसका फार्मूला ये बनता है, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे नेवर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बता रहे भाई, सब्जेक्ट नेवर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो यस और ईएस इन द वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, आई है या यू है, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देख रहे, सब्जेक्ट नेवर, यस और ईएस इन द वर्ब, देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तब यही चीज़ थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, फॉर्मेट वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये है नेवर का। कुछ और भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो टेंस बताते समय आपको बताया जाएगा। वो दो शब्दों को मिल करके एक नेगेटिव बनता है। ये बेसिक फार्मूला नेगेटिव का है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो सेंटेंस जिससे ऐसा लगे कि किसी से कोई इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, किसी से कुछ पूछा जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। पहला, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें बिगनिंग ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और दूसरा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें बिगनिंग ऑफ सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव वर्ड से करते हैं। इसको लोग क्वेश्चन वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? सवाल ये उठता है कि हेल्पिंग वर्ब से बिगनिंग ऑफ सेंटेंस कब होता है? जब हिंदी वर्जन में पूछने वाला शब्द वाक्य के पहले आता है। जैसे, क्या तुमने अपना काम कर लिया है? क्या तुमने अपना काम कर लिया है? अगर हिंदी वर्जन में वह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करेंगे। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कैसे होंगे ये देखिए।
हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये होगा। दूसरा, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड्स लगा करके कब आप करेंगे? जब पूछने वाला शब्द या हिंदी वर्जन में वाक्य के बीच में कहीं भी है तो उस पर्टिकुलर इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश आप पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तुम स्कूल कब गए थे? अब देखिए कब बीच में आया तो कब की अपनी इंग्लिश आप लगाएंगे, वो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। फार्मूला काफ़ी कुछ यही है, थोड़ा सा चेंज करके इंट्रोगेटिव वर्ड then after helping verb, then after subject, then after verb, then object if any, then mark of interrogation। अब दोनों में आप अंतर देखिए क्या है। जिसमें हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत है उसका फार्मूला ये है, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड की उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले है, बाकी सब कुछ वही है, नो चेंज। बस इसका अंतर आ जाता है। इसी कैटेगरी में इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है, वो देखिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव, ऐसे सेंटेंसेस में क्या होते हैं? वो सेंटेंस जिसमें पूछने वाला शब्द भी है, मना करने वाला भी शब्द है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहले में बिगनिंग ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरे में बिगनिंग ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। पुराना ही नियम है कि जब हिंदी वर्जन में पूछने वाला शब्द वाक्य के पहले होगा, मना करने वाला वाक्य के बीच में होगा, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब हिंदी वर्जन में पूछने वाला शब्द, मना करने वाला शब्द दोनों वाक्य के बीच में होगा, तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होंगे? सबसे पहले इसका देखिए। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जब इसका आप यूज करेंगे तब पहले क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, then subject, not, verb, object if any। ऑब्जेक्ट के साथ हम बार बार बोले जा रहे हैं इफ एनी, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये दोनों है इंट्रोगेटिव निगेटिव का। आगे देखते हैं।
इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कहते क्या हैं? आज्ञासूचक या आदेशात्मक वाक्य। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि इसमें आप किसी को ऑर्डर दें या किसी से ऑर्डर लें। इसमें आप किसी को आदेश दे सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को कोई काम करने से मना कर सकते हैं। इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। पहला होता है पॉजिटिव इम्पेरेटिव और दूसरा होता है निगेटिव इम्पेरेटिव। पॉजिटिव निगेटिव बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये, पॉजिटिव निगेटिव। अभी हमने आपको बताया कि इसका मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य, और ये भी हमने आपको बताया कि इसमें आदेश, रिक्वेस्ट, सजेशन और मना करना सब कुछ है। इतना बताने का मतलब क्या है कि कोई भी नियम अपने टाइटल पर बनता है, और टाइटल क्या है? आदेश या आज्ञा, जिसका मतलब ऑर्डर से होता है। अब सवाल ये उठता है कि आदेश या आज्ञा आप किसको देते हैं? सामने वाले को, जो आपके सामने है। और सामने वाले लोग 6 तरह के होते हैं। आप लोग, आप सभी लोग, 3 हुआ। तुम लोग, तुम सभी लोग, और सबकी इंग्लिश एक ही होती है, यू। ठीक है, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में यू को आप हाइड कर देते हैं। अंडरस्टूड होता है, माना जाता है कि इंपेरेटिव में यू ही सब्जेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि जब पॉजिटिव इंपेरेटिव की हम बात करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। ये पॉजिटिव इंपेरेटिव का फार्मूला है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई किया जाता है। क्लियर? निगेटिव में क्या होता है? किसी को कोई काम करने से मना करना। ऐसे वाक्यों की शुरुआत डू नॉट से होती है। डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। अब तो पता चल गया होगा डू नॉट ही क्यों लगता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू के साथ डू नॉट ही होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस को फिर से बता दे रहे हैं कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, इसलिए पॉजिटिव इंपेरेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत करेंगे आप, और नेगेटिव में डू नॉट से वाक्य की शुरुआत करेंगे। आगे देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य।
वह वाक्य जो आपकी इच्छा को प्रदर्शित करता है, इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले में आप लिखते हैं, इसमें वाक्य की शुरुआत में से ही होती है। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। बस एक मात्र इसका होता है। अब यहीं पर थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड वीडियो में आप देखिएगा। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं।